हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द स्मार्ट टिप्स क्लासेज। स्मार्ट टिप्स क्लासेज आपको 9th 10th में मैथ्स और साइंस की क्लास प्रोवाइड करती है, 11th मैथ्स में मैथ्स और फिजिक्स की क्लास प्रोवाइड करती है और 20 से बीकॉम वालों को मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करती है। यहाँ पे पढ़ाती है विनती मैम, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स है, और जितेंद्र सर, माई सेल्फ, आई एम बीटेक। आज हम फिजिक्स के अंदर शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। जो इलेक्ट्रोवर्ड होता है इसका मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रोवर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसी से आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन माने चार्ज। स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या निकल के आया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब निकल के आया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज एट रेस्ट, यानी कि इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक चार्जेज को स्टडी करना है। कब? जब वो किस पर होंगे? रेस्ट पर होंगे। यहाँ पर हम स्टडी करते हैं फोर्सेज जो इलेक्ट्रिक चार्जेज के बीच में एग्जिस्ट करती है। जो लाइक चार्जेज होते हैं, एक जैसे चार्जेज होते हैं, सेम चार्ज होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एग्जिस्ट करती है। और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, डिफरेंट चार्ज होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेज का जो फील्ड्स होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेज का जो पोटेंशियल होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। और चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है ना, उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसको भी हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। एंड कैपेसिटेंस। तो चैप्टर 1 जो है हमारा एनसीईआरटी का बॉडी, उसके अंदर हमें फोर्सेज और फील्ड्स के बारे में स्टडी करना है और पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एनसीईआरटी ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर दो पार्ट्स में आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिवाइड हो रही है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। अब जान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी। चार्जेज जो रेस्ट पे होते हैं तो उनकी रेस्ट वाली प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो देखो भाई, उसकी पहली एप्लीकेशन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर के अंदर वो यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर कोटिंग के अंदर, फ्लाई एश कलेक्शन इन चिमनीज के अंदर, जीरोक्सकोपिंग मशीन के अंदर। जीरोक्सकोपिंग मशीन आप समझते हो ना, फोटो सेट करने वाली मशीन। और इन द डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब यूज इन टेलीविजन। अब टेलीविजन के अंदर कैथोड रे ट्यूब तो यूज होती है, लेकिन ये टीवी आजकल यूज नहीं होते। अभी तो एलईडी का जमाना आ गया भाई, एंड रडार। तो ये जो एप्लीकेशन है ना, एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन कहाँ है। आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, इसका जनरल आइडिया रख सकते हो। वैसे इसको रट्टा मारने की, याद करने की कोई जरूरत है नहीं। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज की। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये होता क्या भाई? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक। ये जो इंट्रिंसिक वर्ड है ना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, इंट्रिंसिक। इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। किसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मींस कौन? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। भाई किसके एलिमेंट्री पार्टिकल्स? मैटर के। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, वो मैटर के जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब रोहित सर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है फंडामेंटल या बेसिक, जिसको और ज्यादा फर्दर एक्सप्लेन या डिफाइन ना किया जा सकता हो, which cannot be further defined। उसको आगे डिफाइन नहीं कर सकते। अब मुझे इसका मतलब समझ नहीं है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करते हैं भाई। देखो, मास, मैं बोल रहा हूँ मास एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हाँ भाई देखो, मैं बोलूँ आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मास एग्जिस्ट क्यों करता है? अब सर सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम के अंदर मास होता है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर मास एग्जिस्ट करता है। बोलो एटम के अंदर मास क्यों होता है भाई? हेलो, एटम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मिलकर बना हुआ है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के अंदर मास होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अंदर मास होता है। भाई प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उनके अंदर मास क्यों होता है? इसका कोई आंसर नहीं है भाई, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। उनके अंदर मास होता है तो होता है, लेकिन क्यों होता है इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उसकी, इसको और ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो जैसे मास
इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इसको फर्दर डिफाइन नहीं किया जा सकता कि मास एग्जिस्ट क्यों कर रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के अंदर। इसी प्रकार से जो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, जिनके पास चार्ज होता है, इनके पास चार्ज क्यों होता है इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको और ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी है, ठीक है भाई। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी, जिसको और ज्यादा डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब इसके SI यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब, कूलम्ब, ठीक है भाई। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है C, और C भी कौन से वाला, कैपिटल वाला, ठीक है। अब जान लेते हैं ये स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर। भाई चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब देखते हैं एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है -1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। अब देखोगे दोनों चार्जेस को, तो जितना प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो जो ये क्वांटिटी है ना 1.6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखो भाई इस क्वांटिटी को E लिख देंगे, सामने प्लस का साइन है तो ये बन जाएगी +E। इस क्वांटिटी को E से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सामने माइनस का साइन है तो ये बन जाएगी -E। इसको E लिख देंगे तो +E, इसको हम E लिख देंगे तो -E। आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। एनी लार्ज ऑब्जेक्ट, भाई कोई भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा सर। चलो भाई एटम से मिलकर बना होगा। एक एटम की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई एक एटम होता है, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर। भाई जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो दोनों का आप सम करोगे तो जो नेट सम है, जो इनका जो सम है वो कितना निकल के आएगा, 0 भाई। क्योंकि प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, इलेक्ट्रॉन उतना ही नेगेटिव चार्ज दे रहा है। प्रोटॉन के एक प्रोटॉन के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ओवरऑल जब आप सम करोगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का तो कितना निकल के आएगा, 0। तो इसका मतलब एक एटम जो अपने आप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें, ये भी किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है भाई। अब जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर है। तो ओवरऑल यदि हम पूरे लार्ज ऑब्जेक्ट की बात करें जो कि एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसके अंदर भी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जितने भी एटम्स इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो ओवरऑल भी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कैसा चार्ज देगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसा चार्ज देगा, नेगेटिव। मान के चलते हैं हम प्रोटॉन्स ने +100 कूलम्ब चार्ज प्रोवाइड करा और जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने -100 कूलम्ब चार्ज प्रोवाइड करा। अब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या है, सेम, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट। दोनों का सम करेंगे तो जो नेट चार्ज निकल जाएगा ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कितना निकल जाएगा, +100 -100, 0 कूलम्ब। इसका मतलब जो अपना लार्ज ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई आप इस बात को याद रखना, कोई भी लार्ज ऑब्जेक्ट होता है ना जनरली वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चलो भाई आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। कितने टाइप के चार्ज होते हैं भाई, देखो टाइप जो होती है चार्ज की वो दो ही होती है, पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब देखो सुनो, ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज। भाई चार्ज के रिस्पॉन्सिबल तो दो ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, या तो प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन्स। दो ही टाइप के एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है उसके पास तो चार्ज होता ही नहीं, वो तो न्यूट्रल होता है। इसका मतलब है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ ना, और पॉजिटिव चार्ज कौन प्रोवाइड करता है, प्रोटॉन। यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो प्रोटॉन जितना पॉजिटिव चार्ज देता है इलेक्ट्रॉन उतना ही नेगेटिव चार्ज देता, तो ओवरऑल जो नेट सम होता है चार्ज का वो कितना आता है, 0 कूलम्ब। तो बॉडी कैसे हो जाती है आपकी, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज कम है। तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। तो याद रखना भाई
यदि कभी भी आपको कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज नजर आए तो समझ जाना इसके अंदर प्रोटॉन्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स कम है। चलो भाई दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज है भाई, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज आया है उसके ऊपर, ठीक है भाई। चलो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इसको देख लेते हैं एक बार। भाई प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं नेगेटिव चार्ज और ओवरऑल ऑब्जेक्ट के ऊपर आया हुआ नेगेटिव चार्ज। तो इसका सीधा सा मतलब है भाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा है। ऐसे कैसे ज्यादा है? ये तो तभी पॉसिबल है जब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो और प्रोटॉन्स की संख्या कम हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी? प्रोटॉन से ज्यादा होगी। तो समझ लेना भाई जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज नजर आए तो समझ जाना उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है भाई, सही है। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो भाई ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ये पॉजिटिव चार्ज रहा, ये सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और एक दूसरे को ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्सन इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी। ये भी सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है। ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये भी सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करेगी। अब इनको देख लेते हैं भाई। ये रहा पॉजिटिव चार्ज और ये रहा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एग्जिस्ट करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स। अब यदि इधर हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ले लें और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ले लें तो भी तो अपोजिट चार्ज है, आपके अनलाइक चार्जेज है, तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो याद रखना जो लाइक चार्जेज होते हैं, सेम चार्जेज होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेज होते हैं, आपके डिफरेंट चार्जेज होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी प्रॉपर्टी है चार्जेज की, इसको याद रखना है आपको। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। बोलो सर कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बारे में तो आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं भाई, जानते हैं इसके बारे में। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अच्छा मेरे को एक बात बताओ भाई, ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो करंट है वो कंडक्टर्स के अंदर से पास तो हो जाता है, क्यों पास हो जाता है भाई? देखो करंट पास होने का मतलब है आपका चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर्स के अंदर से, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर्स के अंदर से कैसे फ्लो कर सकता है? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट है। तो कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है। और इनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज इजीली फ्लो क्यों कर जाता है? क्योंकि इनके अंदर होते हैं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि इनको क्या बनाते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंडक्टर्स के एग्जांपल है वो है मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। भाई हमारी बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराती है। तो हम भी किसका एग्जांपल हुए? गुड कंडक्टर्स का एग्जांपल हुए, कंडक्टर्स का एग्जांपल हुए। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। बेटा ग्रेफाइट होता है आपका एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो जो आपका कार्बन है ना, ये डिफरेंट फॉर्म में नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक ग्रेफाइट फॉर्म है, एक आपकी डायमंड वाली फॉर्म है। डायमंड भी आपका कार्बन से मिलकर बना होता है। एक बकमिस्टर फ्लोरीन फॉर्म है, जिसके अंदर से जो ग्रेफाइट वाली फॉर्म है ना, कार्बन का जो एलोट्रोप है, कार्बन डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर के अंदर, जिसको एलोट्रोप बोलते हैं। उसमें से जो ग्रेफाइट फॉर्म है, यही क्या होती है? आपकी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड्स में आपको इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराते हैं? कंडक्ट कराते हैं। यदि एसिड्स की बात करी जाए तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एसिड के अंदर एग्जांपल लेता हूं HCl का। ये टूट जाता है आपका H+ और Cl- के अंदर। तो ये जो कटायन है H पॉजिटिव और जो Cl- आपका आयन है, ये रिस्पांसिबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिड्स। अल्कलाई वो बेस होते हैं जो पानी के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो एक जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना, वो जनरली आपके पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और उनको अल्कलाई बोल देते हैं भाई।
तो एक स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल ले लेता हूं मैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये टूटता है ना आपका, तो Na+ प्रोवाइड करता है और OH-। तो ये है कैटायन और ये है एनायन, और ये दोनों को मिलाकर बोल देते हैं आयंस। और ये जो आयंस है ना आपके कैटायन और एनायन Na+ और OH-, यही रिस्पांसिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एल्कलाइड। ठीक है भाई, चलो अब इंसुलेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इजीली नहीं कर सकता, इवन फ्लो ही नहीं कर सकता भाई इंसुलेटर्स के अंदर से। क्यों भाई? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दे डोंट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस वजह से क्या बन जाते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके एग्जांपल की बात करेंगे ना, तो ज्यादातर जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो किसका एग्जांपल है भाई? आपके इंसुलेटर्स का एग्जांपल है। वैसे ग्रेफाइट के कार्बन से बना हुआ है, कार्बन नॉन मेटल है आपका, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप नॉन मेटल की तरफ बात करोगे, जैसे आपकी गैसीय है बेटा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, एक्सेट्रा, है ना, ये गैसीय सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दैट मींस आप बोल सकते हो इंसुलेटर है। अब ग्लास की बात करोगे, ये भी इंसुलेटर है। डायमंड आपका अगेन अलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये भी क्या भाई आपका इंसुलेटर है। पोर्सिलेन, इसके बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूंगा। प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, माइका एक्सेट्रा सभी के सभी क्या है? इंसुलेटर्स है। ठीक है, देखो अब आप एक बात को ध्यान से सुनना भाई, जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा कंडक्टर के ऊपर, क्या बोला मैंने? जब भी कोई चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा किसके ऊपर? कंडक्टर के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा, इट रेडिली गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। यानी वो चार्ज आपका उस कंडक्टर के पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। जबकि इन कॉन्ट्रास्ट यानी जबकि इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस, ये उसी प्लेस पर रहेगा जहां पर आप चार्ज दे रहे हो इंसुलेटर के केस में। देखो भाई बात करते हैं, ये कंडक्टर है, आपने इसको पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया, तो देखो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसके पूरे सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और नजर ऐसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया भाई? देखो जब आप चार्ज प्रोवाइड कर रहे थे तो जिसने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा, तो ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो रिपल्शन को कम करना चाहेगा। और ये कंडक्टर है, कंडक्टर के थ्रू तो आपके चार्जेज इजीली पास कर जाते हैं, उसके थ्रू तो इजीली फ्लो कर जाते हैं। तो ये चार्ज इसके अंदर से फ्लो भी कर सकते हैं और अपने बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम से कम करना चाहेंगे, तो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जबकि यदि हम बात करें इंसुलेटर की, इंसुलेटर पे हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड करा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहीं पर रहेगा भाई, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर के थ्रू आपके इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकते। तो ये चार्ज आपने यहाँ पे प्रोवाइड करा तो यहीं पे रहेगा, ये यहाँ से मूव नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करा तो वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहीं पे रहेगा। जबकि बेशक इसके अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही हो, लेकिन ये मूव नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर से चार्ज मूव नहीं कर सकते, फ्लो नहीं कर सकते। तो आप कितना भी पॉजिटिव चार्ज दे दो इंसुलेटर को, वो एक ही जगह पर ठहरा रहेगा, वहीं पर रहेगा। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं पोर्सिलेन के बारे में। पोर्सिलेन के बारे में बताया था ना आपको, एक टाइप का इंसुलेटर होता है पोर्सिलेन, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। पोर्सिलेन एक सिरेमिक मटेरियल का बना होता है। सिरेमिक मटेरियल होता है जो हार्ड होता है, ब्रिटल, यानी उसके ऊपर आप फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो वो टूट जाएगा। हीट रेजिस्टेंट होता है, हीट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, मतलब कि उसके ऊपर एसिड का, एयर का, वाटर का अटैक होगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खराब होने वाला नहीं है। ठीक है, बनता कैसे ये? इसके अंदर हीट करना पड़ता है एक सब्सटेंस को। कौन से सब्सटेंस को? कैलोनाइट को हीट करना पड़ता है बेटा। और उसमें कैलोनाइट क्या होता है? एक टाइप का ये क्ले मिनरल होता है, क्ले मिनरल। अब देखो आपको ज्यादा डिटेल है ना याद करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर से इतना ज्यादा लिंक नहीं है। ये तो पोर्सिलेन एक मटेरियल, मैंने इसका नाम लिखा था तो आपको समझा दिया कि पोर्सिलेन होता क्या है भाई। ठीक है, तो कैलोनाइट को हीट करने पर बनता है आपका सिरेमिक मटेरियल। कैलोनाइट क्या होता है? एक टाइप का क्ले मिनरल होता है। इसको हीट किसके अंदर किया जाता है? किलिंग के अंदर हीट किया जाता है। अब लोग सर किलिंग क्या होती है? ये एक टाइप का होता है ओवन।
जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। कितना टेम्परेचर? 1200 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक का, है ना। ये 2200 से लेके 2600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का, ठीक है। आप ये देख सकते हो बेटा, ये क्रोकरी आपकी, ये वाली क्रोकरी आइटम्स हैं, किसके बने हुए हैं सब? ये सब आपके सिरेमिक मटेरियल्स के बने हुए हैं। ये वाला आइटम, ये वाला, ये सब आपके बने हुए हैं सिरेमिक मटेरियल के। सिरेमिक मटेरियल माने आपके सब पोर्सिलेन के बने हुए हैं, पोर्सिलेन के बने हुए हैं, ठीक है। चलो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता ही क्या करना है, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अच्छा पढ़ना है और धमाल मचाना है।